नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बीपीएससी ट्री 2.0 का 9 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विद एक्सप्लेनेशन हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं दोस्तों। और इस बीपीएससी ट्री 2.0 का जो पेपर हुआ था उसकी जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट होता है, जो कि एक कॉमन पार्ट होता है, चाहे आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दें, चाहे मिडिल लेवल का एग्ज़ाम दें, चाहे टीजीटी या पीजीटी किसी लेवल का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जनरल स्टडीज़ आपका एक पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें बिहार जीके, जीएस और आपके मैथ रीजनिंग होती है। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाए हैं, बिहार स्पेशल और जीके जीएस का संपूर्ण हल विद एक्सप्लेनेशन दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्जाम होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा 19 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 19 से 22 जुलाई के बीच आपके ये एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है बीपीएससी ट्री का ही ये कहीं ना कहीं एक पेपर है। तो आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह का होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपका ये जो ऑफिशियल पेपर है वो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसमें आपका लैंग्वेज आती है, जनरल स्टडीज़ आती है और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको दोस्तों जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है वो उसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ। इस बिहार जीके और जीके जीएस जो आपकी आती है उसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज पार्ट 2 में आती है दोस्तों। तो इसमें पार्ट 2 में जो जनरल स्टडीज आती है, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैथ और रीजनिंग। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिहार स्पेशल और जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके 39 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो वही आपको मैं कराने वाला हूँ, हिंदी में ही कराने वाला हूँ, साथ में इंग्लिश में भी दिखा दूंगा दोस्तों। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ये हमसे पूछा है क्यों होता है। ईंधन के रूप में होता है, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में होता है, मंदक के रूप में होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। इसके ऑप्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें D2O का यूज तो किया जाता है, लेकिन ये किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये किस रूप में किया जाता है, मैं आपको बता दूं, ये जो D2O होता है इसे हैवी वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी पानी कहते हैं। हिंदी में हम इसे भारी पानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारी पानी कहते हैं। तो दोस्तों, ये नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसमें किस चीज़ का काम करता है? ये करता है मंदक के रूप में एक काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है? मंदक के रूप में काम करता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें जब विखंडन होता है तो विखंडन के दौरान जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जो न्यूट्रॉन उससे उत्पन्न होते हैं, तो उसकी गति को क्या करता है? ये धीमा कर देता है, थोड़ा धीमा कर देता है उसकी गति को। और क्या होता है दोस्तों, इसमें भारी पानी में क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की संभावना भी बहुत कम होती है दोस्तों। तो इसलिए नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग जो किया जाता है वो दोस्तों मंदक के रूप में बहुत अच्छे से किया जाता है। मंदक के रूप में भारी पानी का यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो D2O क्या होता है दोस्तों? हैवी वाटर होता है। और हैवी वाटर अर्थात भारी पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसे हम D2O अर्थात ड्यूटेरियम कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है जो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्जाम आपका री एग्जाम होने वाला है दोस्तों 19 तारीख से 22 जुलाई के बीच, तो दोस्तों अगर उसमें आता है तो आप आसानी से कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने दोस्तों। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो लैक्टियल जो होता है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? ये साइंस का क्वेश्चन आपके आ गया दोस्तों। तो ये लैक्टियल जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? ये पूछा है हमसे। ऑप्शन दिए गए हैं, दुग्ध उत्पादक, लैक्टिक अम्ल स्त्रव, वसा अवशोषण, और एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली लैक्टियल होता क्या है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि एक्चुअली ये लैक्टियल होता क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लैक्टियल होता है ये क्या होता है? एक लसिका कोशिका होती है, एक लिम्फेटिक कैपिलरी होती है। क्या होती है दोस्तों? एक लसिका कोशिका होती है, बेसिल्स भी आप इसे कह सकते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी या लिम्फेटिक आप क्या कह सकते हैं? बेसिल्स से कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों,
ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दोस्तों। क्या होती है? हमारी छोटी जो आंत होती है उसमें जो बिल्ली होती है उसमें जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो हमारा पचा हुआ जो भोजन होता है उसको अवशोषित करने का काम करती है। जो ये लैक्टियल होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है, उसमें जो बिल्ली होती हैं, उसमें जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो पचा हुआ खाना होता है, उसको क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? वसा को अवशोषित करने का काम करता है। जो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वसा होती है उसको अवशोषित करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो लैक्टियल्स जो होती हैं वो वसा को अवशोषण करने का काम करती हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या होती हैं दोस्तों? लिम्फेटिक कैपिलरी होती हैं, या हम हिंदी में कहें तो एक लसिका कोशिकाएं, ये होती हैं लैक्टियल्स दोस्तों, जो कि वसा को अवशोषित करने का काम करते हैं दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित कौन सी वनस्पति विज्ञान की शाखा है? पादप वर्गिकी, पारिस्थितिकी या पादप कार्यकी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी तो वो क्या होगी भाई दोस्तों? वो होगी प्लांट फिजियोलॉजी। वो क्या कहलाएगी दोस्तों? प्लांट फिजियोलॉजी कही जाएगी। जिसमें हमें पौधे के फिजियोलॉजी की, उसके कार्यों के बारे में बात की जाएगी। वो उसकी कहीं ना कहीं कार्य की, जब कार्य के बारे में बात की जा रही है तो वो हमारी क्या होगी? कार्य की होगी, कहीं ना कहीं कार्य की होगी। और जो हमसे अगर किसी में पौधों के जो हमारी पृथ्वी पर पौधे पाए जाते हैं उनकी पहचान और वर्गीकरण के बारे में बात की जा रही है तो वो हमारी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब वर्गीकरण अगर किसी में किया जा रहा है पौधों का तो वो हमारा पादप वर्गीकी में आ जाता है दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा जो, और पारिस्थितिकी तो आप जानते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है वो हमारी क्या होती है दोस्तों? पादप कार्य की होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये हमसे पूछा गया है। आनुवंशिकी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ रोग होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, वो आनुवंशिकी होते हैं। कि मतलब जो हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता के गुण हम में पाए जाते हैं, अपने बच्चों में पाए जाते हैं माता पिता के गुण, तो वो क्या होते हैं? वो जेनेटिकली होते हैं। जो जो गुण पाए जाते हैं वो जेनेटिकली आनुवंशिकी रूप से पाए जाते हैं। कुछ रोग भी होते हैं जो जेनेटिकली, जो आनुवंशिकी रूप से अपने माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार हमसे ये कहा गया ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागति के अध्ययन को कहते हैं वो क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं दोस्तों। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें जाती हैं वो क्या होती हैं? जेनेटिक होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी आनुवंशिकी की बात की गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्या कह रहा है? लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लेग्यूमिनस पौधों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट जो होता है नेसेसरी होता है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसके लिए आप इसका तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आप लेग्यूमिनस दिया है तो आप लेग हीमोग्लोबिन यूज करते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता भी होना चाहिए ये जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं वो होते क्या हैं? जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बीन्स होती हैं, जो हमारी बीन्स होती हैं, मटर होती हैं जिसे हम पी कहते हैं, और हमारी जो दालें होती हैं ये हमारे क्या आते हैं? ये लेग्यूमिनस पौधों के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लेग्यूमिनस पौधों की जो एग्जाम्पल हैं वो बीन्स हैं, मटर हैं, दाल हैं, ये हमारे लेग्यूमिनस पौधों के एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों। और जो हमारा इसके लिए पिगमेंट जो नेसेसरी होता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा है? ये हमसे पूछा गया। पेप्सिन है, परऑक्सीडेज है, एमाइलेज है, कौन सा है? ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मुंह की बात की गई है तो मुंह में हमारी सलाइवा पाई जाती है, हमारी लाड़ पाई जाती है। तो उसमें हमारे 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं दोस्तों? हमारी लाड़ जो होती है, सलाइवा होती है, उसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों?
वो होते हैं हमारे एमाइलेज। एक तो हमारा अमाइलेज हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हो गया, और तीसरा लाइपेज हो गया। ये 3 एंजाइम हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं, हमारी लार में पाए जाते हैं, मुंह में। तो दोस्तों जो जो एमाइलेज होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है एमाइलेज। उनको ब्रेक डाउन करने का काम क्या करता है, कौन करता है, एमाइलेज करता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो अमाइलेज ही दिया है, तो अमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पेप्सिन जो लिखा है ना, ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, ये पेप्सिन पाया जाता है हमारे स्टमक में। कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक में। सो दोस्तों जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, जो जो कि मैंने आपको बताया कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पेट में पाया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पी से पेप्सिन, और पी से पेट में, और पी से प्रोटीन। तो आप ट्रिपल पी ऐसे याद रख सकते हैं। जो पेट में हमारा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, और प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, अमाइलेज। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे जो मुंह में सलाइवा पाई जाती है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइसोजाइम और लाइपेज। जो कि एमाइलेज इसमें ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, देख लेते हैं। Al2O3 2SiO2 2H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। मोनाजाइट का है, चीनी मिट्टी का, रेत का है, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीनी मिट्टी। तो ये जो फॉर्मूला दिया है, केमिकल फार्मूला, ये हमारी चीनी मिट्टी का दिया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको मोनाजाइट का बता दूं, तो मोनाजाइट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSiO4 होता है दोस्तों, CaSiO4। साथ ही रेत का आपको पता ही होगा दोस्तों, SiO2 हमारा केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं दोस्तों। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कुछ 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो मांस खाते हैं, कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, इस टाइप से कौन कौन से लोग होते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं। वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस। जो दोनों खाते हैं, जो दोनों खाते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल मांस खाने वाले होते हैं। जो मांस खाने वाले जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इसके साथ ही जो साग सब्जी वनस्पति खाने वाले होते हैं वो हमारे हर्बीवोरस होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मुख्यतः मांस खाते हैं वो कौन से होंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे कार्निवोरस। क्या कौन से हो जाएंगे, कार्निवोर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और जो दोनों मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं वो हमारे ओमनीवोर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 47। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है 2023 की करंट अफेयर के हैं दोस्तों। एक्चुअली जो आपका जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टी 2.0 का, उसका जो पेपर है, क्योंकि जो कि आपको 9 दिसंबर 2023 को हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर आई थी उसके ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चलने वाला हूं दोस्तों। तो 1 दिसंबर को जो 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं 13 जो शहर थे उनमें जो डीजी यात्रा शुरू की गई थी वो मैं आपको बता दूं, दिल्ली है, बेंगलोर है, वाराणसी है, हैदराबाद है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, जयपुर है। इन सब में हमारी डीजी यात्रा शुरू की गई थी। लेकिन हमारा जो शहर है रायपुर, इसमें हमारी डीजी यात्रा शुरू नहीं की गई थी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो ये थे हमारे अब्देल फतेह अल सीसी, ये हमारे मुख्य अतिथि थे दोस्तों। अब क्योंकि ये करंट अफेयर के हैं पिछले साल के, तो इसका मैं आंसर जल्दी जल्दी देता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन जो जीके जीएस के क्वेश्चन है उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, हम हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। तो
क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन का परियोजना निदेशक कौन थे, ये हमसे पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये हमारे थे निगार साजी। कौन थे हमारे परियोजना जो निदेशक थे, वो हमारे कौन थे, निगार साजी इसके परियोजना निदेशक थे दोस्तों, आदित्य L1 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा करंट से ही संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायक का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कैलिफोर्निया में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपके सामने। हाल ही में किस देश ने रुबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा की थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा दोस्तों उस टाइम पे? भूटान में। भूटान ने रुबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा कर दी थी दोस्तों। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया, ये हमसे पूछा गया है। अमेरिका द्वारा जो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया जाता है वो किसे दिया गया, ये हमसे पूछा गया। तो वो दिया गया था जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। जनरल दलवीर सिंह सुहाग को ये दिया गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपके सामने दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दूं, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो था हमारा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? वो था भारतीय विरासतों को वापस लाना। जो भारतीय विरासत विदेशों में है उनको भारत वापस लाना, ये इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में और हम हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है दोस्तों? तो युवा बलित पर्वत नहीं है ये हमसे पूछा गया। तो दोस्तों इससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि युवा बलित पर्वत एक्चुअली में होते क्या हैं। जो युवा बलित पर्वत होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, युवा बलित पर्वत वो होते हैं, युवा मतलब नए, मतलब यंग। तो वो कौन से होते हैं? 10 से 20 मिलियन, 10 से 20 मिलियन जो वर्ष पुराने होते हैं, 10 से 20 मिलियन वर्ष पुराने जो हमारे पेड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, 10 से 20 मिलियन वर्ष पुराने, जिनकी उम्र 10 से 20 मिलियन वर्ष हो चुकी होती है, वो हमारे बलित पर्वत जो होते हैं वो हमारे यंग कहलाते हैं, युवा कहलाते हैं दोस्तों। तो उनमें जो हमारे आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? लेकिन दोस्तों ये 200 मिलियन साल पुराने जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुराने, मतलब कह सकते हैं ओल्ड बलित पर्वत हम कह सकते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन हम उन्हें कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो युवा बलित पर्वत होते हैं वो 10 से 20 मिलियन ईयर्स पुराने जो होते हैं वो हमारे युवा बलित पर्वत होते हैं। वो हमारे होते हैं आल्प्स हैं, वो हमारे क्या हैं? आल्प्स हैं, रॉकीज हैं, एंडीज है और हिमालय, ये हमारे किस में आ जाते हैं दोस्तों? ये हमारे युवा बलित पर्वत में आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है हमारे, जो क्या है दोस्तों? पुराने वाले हैं, जो युवा बलित पर्वत नहीं है, उनमें हमारा कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? वो हमारा आ जाएगा हमारा अरावली है, एंडीज है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन जो युवा बलित पर्वत है, जो युवा बलित पर्वत है हमसे पूछा गया दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो जाएंगे, अरावली एंडी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो आंसर है वो एक से ज़्यादा हैं। क्या दोस्तों? एक से ज़्यादा हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? किसकी न्यून हिम रेखा है वो हमसे पूछा गया दोस्तों। तो न्यून हिम रेखा किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो एरिया होता है नियर ए कोस्ट, जो हमारी कोस्टल लाइन होती है उसके नियर जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों? वो हमारा न्यून हिम रेखा होता है दोस्तों। तो न्यून हिम रेखा की जो दूरी होती है वो क्या होती है? कोस्टल लाइन से 3000 मीटर तक होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? आल्प्स क्षेत्र। जो आल्प्स क्षेत्र है वो न्यून हिम रेखा क्षेत्र में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपके सामने। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। जो कर्क रेखा है हमारी, जो 8 राज्यों से होकर निकलती है, जो हमारी जो कर्क रेखा है जो कि 8 राज्यों से होकर निकलती है, उसका जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर निकलती है,
उसके द्वारा जो सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित किया गया है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा गया। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दूं, वो है हमारा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा दोस्तों, मालवा का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपके सामने। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं दोस्तों हमारे तमिलनाडु में, लेकिन कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, यहाँ हर जगह कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, लेकिन हमारे तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आपके सामने दोस्तों। किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। जो लैटराइट मिट्टी होती है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लैटराइट मिट्टी होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है हमारे मेघालय में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मेघालय में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है लैटराइट मिट्टी दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 ही रहा आपके सामने दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं आपका करंट से संबंधित है, तो इसका भी डायरेक्ट मैं आंसर दे देता हूँ। उस देश का नाम बताइए जो पहले G20 वन की मेजबानी करेगा, मतलब G20 वन की मेजबानी जो करेगा उस समय का जो करंट का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपके सामने। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा में जो नमी होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो नमी को मापने के लिए हमारा हाईग्रोमीटर का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, हाईग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो जो एरोमीटर होता है ये भी डेंसिटी मापने का काम करता है। ये क्या करता है, ये डेंसिटी मापने का काम करता है। एरोमीटर जो होता है हवा की जो डेंसिटी होती है उसको मापने का काम करता है एरोमीटर। और हाइड्रोमीटर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाइड्रोमीटर जो होता है हमारा, वो हमारा क्या करता है दोस्तों, वो हमारा डेंसिटी मापने की काम करता है। जल की जो डेंसिटी होती है उसको मापने का काम करता है हाइड्रोमीटर। डी से आप दोस्तों, आप जैसा कि आप लिखते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रो में डी जो आ रहा है ना, उससे आप डेंसिटी याद रख सकते हैं। तो जो जल की डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो है उसको मापने का काम करता है डी से। डेंसिटी आपको याद आ जानी चाहिए, तो हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मापी जाती है दोस्तों जल की। इसके साथ ही दोस्तों जो नमी मापी जाती है हाईग्रो, जिसमें जी आ जाए, वो हमारी नमी मापने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही में ही दोस्तों एरोमीटर जो होता है वो हवा की डेंसिटी मापने का काम करता है, और हाइड्रोमीटर भी डेंसिटी मापने का काम करता है जल में। जल की हवा में जो दोस्तों जल की जो डेंसिटी होती है उसको मापने का काम करता है हाइड्रोमीटर, और जो नमी होती है दोस्तों उसको हाइग्रोमीटर मापता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है। तो कौन सा विक्षोभ जो है वो हमारा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो हमारा भूमध्य रेखा से भारत की ओर आता है, जो कि उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है दोस्तों। ये हमारा कौन सा होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था दोस्तों। तो राजकुमार शुक्ल के निर्देशन में या नेतृत्व में किया गया था, या एस एन सिन्हा के, या सहजानंद, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, ये दो लोगों के नेतृत्व में किया गया था, जो कि दोस्तों संथाल जनजाति और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के मध्य हुआ था दोस्तों। जिसमें जो संथाल विद्रोह, जो संथाल लोगों की तरफ से, संथाल जनजाति की तरफ से जो लोग थे, वो दो सगे भाई थे जिनका नाम था सिदो और कान्हू। क्या नाम था दोस्तों, सिदो और कान्हू। सिदो और कान्हू दोनों भाई थे, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था संथाल विद्रोह का, जो कि 1855-56 में हुआ था दोस्तों। लेकिन हमारे ऑप्शन में इनमें से कोई भी नाम नहीं दिया है, तो इनमें से
कोई नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं दोस्तों। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जो 5 मार्च 1931 को जो हुआ था वो क्या हुआ था, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो हमसे पूछा गया दोस्तों। कोई नहीं, हम बता देंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था गांधी जी ने? कराची कांग्रेस कब हुआ था? ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यही हुआ था हमारा 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को तो हो गया हमारा गांधी इरविन समझौता। तो इससे आप कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गांधी जी थे इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में 3 बार 2 बार एक्चुअली जो हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे 2, उनमें से पहले में भाग नहीं लिया था, दूसरे में भाग लिया था। तो हमारा जो पहला हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, लेकिन जो दूसरा वाला हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1931 से। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक चला था। तो दोस्तों इसमें इन्होंने भाग लिया था, जो कि 1931 में 7 सितंबर को हुआ था। तो ये 7 सितंबर वाली बात है, जो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में दूसरे वाले में भाग लिया था वो 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था 1931 में। तो दोस्तों ये तो आंसर होगा नहीं। और जो कराची कांग्रेस है ये हमारा हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 में। ये 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था दोस्तों। कहीं ना कहीं ये दोनों जो काम थे, ये जो दोनों घटनाएं जो थी वो बाद में ही हुई थी। तो जो पहले जो घटना हुई थी 5 मार्च 1931 को, वो हुई थी गांधी इरविन समझौता दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन जो दूसरे वाले में भाग लिया था गांधी जी ने, वो 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 7 सितंबर 1931 से दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? जो बिहार यूथ लीग थी उसका गठन कब और किसने किया था, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। एक्चुअली इसमें पूछा गया कब किया गया था, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा ये कहाँ और किसने किया था दोस्तों। तो बिहार यूथ लीग का जो गठन हुआ था ये 1928 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये मोतिहारी पर इसका गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? मोतिहारी बिहार में जो जगह है वहाँ पर इसका गठन हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों ज्ञान साहा के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान साहा के द्वारा इसका गठन किया गया था दोस्तों। ज्ञान साहा के द्वारा बिहार यूथ लीग का गठन किया गया था मोतिहारी में 1928 में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा आपके सामने दोस्तों। 6 अप्रैल 1931 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? 6 अप्रैल 1930 को जो चंपारण में नमक सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, वो किसके नेतृत्व में किया गया था, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च से 1930 को गांधी जी कहाँ से निकले थे? साबरमती आश्रम से निकले थे और दांडी तक पैदल गए थे। 79 अनुयायी के साथ, प्लस में एक गांधी जी थे। टोटल 80 लोग गए थे। टोटल 80 लोग गए थे और वहाँ पे नमक कानून को जाकर तोड़ दिया था। तो उसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन हमसे ये पूछा गया जब ये 6 अप्रैल को पहुंच गए थे, तो इसके साथ ही 6 अप्रैल को ही एक जगह और कहाँ पे भाई, चंपारण में इसका सत्याग्रह किया गया था। नमक सत्याग्रह जो किया गया था ये किया गया था। तो यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विपिन बिहारी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विपिन बिहारी वर्मा ने चंपारण में इस जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 67। क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? जो पूना समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं क्या होगा दोस्तों, 24 सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट भी जिसे कहते हैं, जिसे पूना समझौता कहते हैं दोस्तों। 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आपके सामने दोस्तों। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों आपको पता होगा जो 1857 में विद्रोह हुए थे ये कई जगह से हुए थे, लखनऊ से, मेरठ से, एक्चुअली मेरठ से ही तो शुरू ही हुआ था, लेकिन बिहार से, लखनऊ से, कानपुर से, हर जगह से किसी न किसी ने नेतृत्व किया था दोस्तों। तो इसमें हमसे ये पूछा गया बिहार से किसने नेतृत्व किया, तो ये बिहार से जो नेतृत्व करने वाले थे बाबू कुंवर सिंह थे। कौन से दोस्तों? बाबू कुंवर सिंह जी थे। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कानपुर में नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह का, जो कानपुर से नेतृत्व किया था वो हमारे किसने किया था दोस्तों? नाना साहब ने किया था। इसके साथ ही दोस्तों लखनऊ से जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा आपके सामने दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कई हुए थे, जो अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये तो कई हुए थे, लेकिन जो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें चंपारण की समस्या के बारे में बात की गई थी, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये कलकत्ता 1911 में भी बात नहीं की गई थी, 12 में भी बात नहीं की गई थी, 40 में भी बात नहीं की थी, और इनमें से किसी में भी बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, ये हमसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजरत मोहानी। तो हजरत मोहानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जो कि 1921 में इन्होंने दिया था। ये नारा कब दिया था दोस्तों? 1921 में इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद देने वाले जो थे हजरत मोहानी जी देने वाले थे 1921 में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लग रही है, आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, और चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों। सो थैंक यू फॉर